गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 कृषि विज्ञान। हम बात करेंगे खाद की। पिछले लेक्चर में मैंने आपको खाद, फर्टिलाइज़र, सॉइल अमेंडमेंट्स के बारे में बताया, पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैन्योर में जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर की। देखिए, जैविक खाद को क्या है, जैविक खादों को सदैव फसल को खेत में बोने से पूर्व ये पूर्ण नहीं है, पूर्व खेत में डालते हैं। हरी खाद हमेशा फसल बोने से 1.5 माह पूर्व खेत में दबा देनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि जो ग्रीन मैन्योरिंग है वो लगभग 1.5 महीने यानी 45 दिन पहले खेत में आप मिला दें, उसको ट्रैक्टर चला के मिला दें हैरों से। कंपोस्ट और गोबर की खाद को भी फसल में बोने से 1 माह पहले ही खेत में डालते हैं। खलियाँ फसल बोने से 15 दिन पहले खेत में डालना लाभदायक होता है। इन खादों को इसलिए पहले डालते हैं जिससे कि फसल के अंकुरण के समय तक इन खादों में उपस्थित पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाएं तथा इनका विच्छेदन या डिकम्पोजिशन पूरा हो जाए। तो देखिए, कुछ समय पूर्व इसलिए डालते हैं ताकि जो भी आपका ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका डिकम्पोजिशन होकर जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो हमारा सीड है उसको अवेलेबल हो जाए। अब हम बात करते हैं गोबर की खाद की यानी फार्म यार्ड मैन्योर। अब गोबर की खाद क्या है, देखो वैसे तो आप जानते ही होंगे लेकिन फिर भी इसके बारे में आप पढ़ते हैं। देखिए परिभाषा क्या है। फार्म पर रहने वाले पशुओं के गोबर, उनके मलमूत्र, उनके नीचे की बिछावन तथा उनके खाने से बचे हुए जो भी व्यर्थ चारा है जिसमें लगभग 80% जीवांश, कुछ मिट्टी तथा थोड़ी मात्रा में अन्य जीवांश वाली वस्तुएं, घास, चारा, सड़े गले पत्ते आदि होते हैं, ये आपका फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। इससे तैयार जो मैन्योर होता है वो फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है। इस विधि से गड्ढे में तैयार की गई खाद गोबर की खाद कहलाती है। इस खाद में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। ये सर्वोत्तम खाद है, किसानों के लिए सबसे अधिक सरलता से प्राप्त हो जाने वाली खाद है। इस खाद के प्रयोग से पौधों को पोषक तत्व मिलने के साथ साथ भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा भी सुधरती है। अब देखिए गोबर की खाद के जो अवयव है क्या क्या है। अब गोबर की खाद के 3 मुख्य अवयव होते हैं। एक तो होता है डंग, जिसे गोबर बोलते हैं। पशुओं का गोबर बहुत से पदार्थों का एक जटिल तथा परिवर्तनशील मिश्रण होता है। ताजे गोबर में प्राय 70 से 80% पानी होगा आपका, 20 से 30% ठोस पदार्थ, 0.5 से 0.7% नाइट्रोजन, 1.5 से 1.8% फास्फोरस तथा 3 से 4% तक पोटास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, प्राय वसा, स्टार्च, बिना पचा हुआ सेल्यूलोज होगा आपका, काष्ठीय तंतु होंगे, पाचक रसों से प्राप्त पदार्थ आदि होते हैं। पोषक तत्वों की दृष्टि से कुक्कुटों की विष्ठा सर्वोत्तम होती है, यानी जो आपकी पोल्ट्री है, पोल्ट्री मैन्योर बेस्ट मानी जाती है पोषक तत्वों की दृष्टि से, क्योंकि इसके इकाई भाग में गाय के गोबर की अपेक्षा लगभग 5 गुनी नाइट्रोजन, 6.5 गुना फास्फोरस तथा 3.5 गुना पोटास होता है। तो पोल्ट्री मैन्योर देखिए इसमें इतना इनरिच होता है। भेड़ का गोबर भी गाय के, भैंस के आदि के गोबर से अधिक मूल्यवान है। अब देखिए तालिका नीचे दी गई है। इस टेबल में क्या है, जो आपके अगर विभिन्न जो जानवर हैं उनके अगर मैन्योर से, उनका जो भी अपशिष्ट है उनसे अगर हम खाद बनाएं तो उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर, कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम और पाया जाता है। देखिए ये देखिए कुक्कुट में क्या है आपका, पानी देखिए 0.7, 29% ऑर्गेनिक मैटर, और देखिए इसमें नाइट्रोजन 1.46 है, बाकी सबसे कितनी ज़्यादा है। फिर इसमें 0.62 आपका पोटास है, 0.17 इसमें क्या है, फॉस्फेट है। ठीक है, इसी प्रकार और भी जानवरों की तालिका में दिए गए हैं। अब गोबर में उपस्थित पोषक तत्व इसी दिशा में नहीं होते कि वे फसलों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। प्रयोग से पूर्व इस गोबर की खाद को गड्ढे में चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, यूरिन। तो मुख्य पाच्य खाद्य सामग्री तथा मांसपेशियों आदि टिश्यूज के कैटाबोलिज्म से प्राप्त रासायनिक यौगिकों का जलीय विलयन है। मूत्र में लगभग क्या है आपका, 95% जल है और 4% जो सॉल्युबल सॉलिड होते हैं वो होते हैं, विलेय ठोस। इन ठोस पदार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूरिया है। अब मूत्र में गोबर की अपेक्षा अधिक पानी, नाइट्रोजन तथा पोटास की मात्रा होती है। मूत्र में फास्फोरिक अम्ल की मात्रा कम होती है। और भेड़ का जो आपका यूरिन है पोषक तत्वों में सबसे अधिक धनी होता है। इसके बाद घोड़े का स्थान होता है। गौ जाति के पशुओं का जो यूरिन है अपेक्षाकृत कम पोषक तत्व होते हैं, लेकिन यह कमी मूत्र की अधिक मात्रा से पूरी हो जाती है।
तो ये देखिए इनके यूरिन में ये अलग अलग एनपीके की मात्रा दी गई है टेबल में, इसको आप देख सकते हैं। अब बिछावन, जो लिटर बोलते हैं, पशुओं का बिछावन, पशुओं के बांधने के स्थान पर जो है विभिन्न अनाजों, भूसे, धान के छिलके, गन्ने या अन्य पत्तियां, घास, लकड़ी का बुरादा, गेहूं, पुआल, राख, पशुओं के खाने से बचा चारा आदि बिछा देते हैं हम लोग। ये बिछावन जो लिटर है बैठने वाले पशु को आराम देता है, साथ ही मूत्र आदि द्रव को शोषित करता है। अब जो बिछावन है, पौधे की आवश्यकता के सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं इस बिछावन में। पशु बिछाली में क्या है, बिछावन में क्या है, पानी अमोनिया सोखने की अधिक क्षमता होती है। अब बिछाली के लिए प्रयुक्त वनस्पति सामग्री में खाद्य तत्व ऐसे रूप में होते हैं जिन्हें पौधे ग्रहण नहीं कर सकते। वे पौधों को तभी मिलते हैं जब वनस्पति सामग्री अच्छी तरह से सड़ गल जाती है। यानी जो लिटर है, लिटर में क्या आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इसका यूरिन है उसको ये क्या करता है, सोख लेता है। अब सोखने के बाद इसकी कोई प्रॉपर्टी, जब इसको हम डिकम्पोज कर देंगे तो इसमें खुद भी न्यूट्रिएंट होते हैं। वो न्यूट्रिएंट क्या है, इसके डिकम्पोजिशन के बाद लिटर के पौधों को अवेलेबल हो सकते हैं अगर हम इसे खेत में अप्लाई करें तो। अब देखिए क्या क्या मेथड है गोबर की खाद तैयारी करने के, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फार्म एंड मैन्योर्स। देखिए अब भारत में देखिए गोबर की खाद दो प्रकार से तैयार की जाती है, एक तो आपकी गड्ढा विधि और एक ढेर विधि। गड्ढा विधि में क्या है, देखिए ये गड्ढे ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां वर्षा का पानी ना इकट्ठा होता हो। पानी इकट्ठा होगा क्या होगा, तो लीचिंग लॉस होगा आपका, यानी जो आपका पानी जब भूमि की सतहों में नीचे को जाएगा तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट को भी बहा ले जाएगा पानी की गहरी सतहों में, जिससे न्यूट्रिएंट का लॉस होगा खाद से। तो गड्ढों के चारों ओर लगभग आधा मीटर ऊंची और इतनी ही चौड़ी मजबूत मेड़ बांध देनी चाहिए, जिससे बाहर का पानी गड्ढों में ना आ सके। गड्ढों की लंबाई चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि किसान के पास कितने पशु हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, गड्ढे में गोबर खाद तैयार करने के लिए माप क्या है, 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर, यानी 4 मीटर लंबा, 2 2.5 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर गहरा। तो लंबाई कितनी होगी इसकी, 4 होगी। चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 2.5 होगी। और गहराई कितनी होगी, 1.25 मीटर। अर्थात ये देखिए वही बात लिखी हुई है। इस गड्ढे में लगभग कितना आपका खाद तैयार हो जाती है, 36 से 40 कुंटल। तो 36 से 40 कुंटल खाद तैयार कर लेंगे इस डायमेंशन के गड्ढे में। अब इसका आयतन कितना हो जाता है, लगभग 15 घन मीटर हो जाता है। गड्ढा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गड्ढे में बाहर का पानी ना पहुंचे और ना ही गड्ढे का पानी बाहर जाए। इसके लिए गड्ढे के चारों ओर 0.5 मीटर ऊंची मजबूत मेड़ बनानी चाहिए। तो पॉइंट आधा मीटर ऊंची आप क्या करेंगे, इसके चारों ओर मेड़ बना देंगे ताकि बाहर का पानी ना अंदर आए ना अंदर से पानी बाहर जाए। अब देखिए विधि क्या है। अब तैयार गोबर की खाद तैयार करने के लिए अब इस गड्ढे में क्या करेंगे, पूरा गड्ढा तैयार करके उसमें गोबर, मूत्र और पशुओं के नीचे का बिछाली जो लिटर है, कूड़ा करकट तथा घर की राख डालते रहना। इसी गड्ढे में आप डालिए जितना भी गो आपके गाय, आपकी जो गोट है, जो जहाँ पे आप पशुओं को बांधते हैं वहाँ का जितना अपशिष्ट है आप इसी गड्ढे में डालते जाइए। और जब पशुओं के नीचे की बिछाली उनके यूरिन में जब अच्छी तरह से गीली हो जाए तभी पशु के नीचे से उठाकर गड्ढे में डाल दीजिए। जब गड्ढा ऊपर तक भर जाए तो उसको लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की सतह से ढककर बंद कर दो। मतलब उसको ढक दो आप, 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह बना दो। ऐसा करने से गड्ढे में भरा कूड़ा करकट गड़ सल जाता है तथा उसमें बनने वाली गैसें वायुमंडल में ना पहुंचकर ऊपर बिछाई गई मिट्टी द्वारा सोख ली जाती है। अब इस गड्ढे को आप 6 महीने तक बंद रखेंगे, जिससे क्या होगा, खाद के विभिन्न पदार्थों का अपघटन अच्छी प्रकार से हो जाएगा। एक गड्ढा भर जाने पर उसके निकट दूसरी गड्ढा आप उतना ही तैयार कर दीजिए। तो गड्ढों में गोबर की खाद बनाते समय सावधानियां क्या है, गड्ढे खाद के गड्ढे ऊंचे तथा छायादार स्थान पर बनाने चाहिए ताकि वर्षा का पानी ना भरे। फिर क्या है, अब छायादार स्थान पर गड्ढे बनाने चाहिए जिससे अमोनिया गैस कम आपकी कम बनती है। अब उसके बाद क्या है, खाद के गड्ढे बस्ती से कुछ दूर बनाना चाहिए ताकि गांव में गंदगी ना फैले। फिर ये गड्ढे, खाद के गड्ढे पानी पीने वाले कुओं से दूर बनाने चाहिए ताकि वर्षा ऋतु में भूमिगत जल भी प्रदूषित ना होने पाए।
गड्ढों के चारों ओर 1 बाई 3 मीटर ऊंची तथा 3 मीटर चौड़ी मेड़ बनाकर गड्ढा भरने के बाद 15 से 20 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह से ढक देना चाहिए। खाद को भली प्रकार सड़ाने के लिए गड्ढे में गोबर बिछावन तथा मूत्र मिट्टी डालनी चाहिए। यदि नमी की कमी हो तो पानी छिड़क देना चाहिए। खाद के गड्ढों की तली में ईंट बिछाकर टीप कर देनी चाहिए। टीप करने से क्या होगा, जो भी उसका खाद का जो पानी रिसेगा वो नीचे नहीं बह पाएगा, उसी में सड़ेगा। खाद अच्छी तरह सड़ जानी चाहिए। खाद अच्छी तरह न सड़ पाने के कारण खरपतवारों के बीज खाद के साथ खेत में पहुंच जाते हैं, जिससे खेत में खरपतवार पैदा हो जाते हैं। जब गड्ढा भूमि से 40 सेंटीमीटर ऊपर तक भरा जाए तो 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह से इसे ढक देना चाहिए। यह मिट्टी गड्ढों में धूप और वर्षा से होने वाले नुकसान को रोकती है। जो अमोनिया गैस गड्ढों से उड़ती है उसे भी यह मिट्टी सोख लेती है। गड्ढों में यह खाद लगभग 6 महीने में सड़कर तैयार हो जाती है। तो कितना टाइम लगता है? 6 महीने में ये खाद सड़ के तैयार हो जाएगी। अब देखिए गोबर की खाद में औसतन कितना न्यूट्रन पाया जाता है? 0.5 से 0.6% नाइट्रोजन, 0.26% फास्फोरस और 0.5% पोटास मिलता है। या ऑन एवरेज ऐसे भी आ सकते हैं 0.5, 0.25, 0.5 NPK। इसके अलावा कैल्शियम, गंधक, मैग्नीज, तांबा, बोरान ये पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। किंतु गोबर की खाद में विभिन्न पोषक तत्वों का कम अथवा अधिक होना उन पदार्थों पर निर्भर करता है जिनसे ये खाद तैयार की जा रही है। अब खाद बनाने में प्रयुक्त विभिन्न पदार्थों का अपघटन डिकम्पोजिशन देखिए क्या है। विभिन्न पशुओं का गोबर तथा उनके नीचे की जो बिछाली है सीधे खाद के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इन पदार्थों में उपयुक्त विभिन्न अवयव जो इंग्रेडिएंट्स हैं अनअवेलेबल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। लेकिन पशु मूत्र को अलग से एकत्र कर उसे सीधे खेत में खाद के रूप में डाला जा सकता है। तो आप क्या है कि जितने आपके डिकम्पोज मटेरियल होने हैं उनको तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यूरिन को डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं खेत में खाद के रूप में। इसके सड़ाव के समय अनेकों रासायनिक और जैविक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन गोबर में उपस्थित कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि सूक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होता है। सूक्ष्म जीव जो कि गोबर, कूड़ा करकट और मिट्टी में पहले से ही उपस्थित होते हैं, जलपूर्ति, वायु, ताप, पोषक तत्व इत्यादि की अनुकूल अवस्था में खाद के पदार्थों को विघटित करते हैं। यह सड़ाव आंशिक रूप से तो वायु की उपस्थिति एरोबिक डिकम्पोजिशन में और आंशिक रूप से वायु की अनुपस्थिति एनोरोबिक डिकम्पोजिशन फॉर्म में संपन्न होता है। इस सड़ाव क्रिया के फलस्वरूप जैव पदार्थ का रंग बदलकर काला हो जाता है, जो परिवर्तित रूप में ह्यूमस कहलाता है। ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग दी कंपोजिशन ऑफ FIM, तो इसकी जो रचना को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं गोबर की खाद की? पहले तो खाद में प्रयुक्त होने वाला जो यूरिन की मात्रा कितनी है। अब यूरिन में आप जानते हैं नाइट्रोजन अधिक होती है। अब जितना आप इसमें यूरिन यूज करेंगे नाइट्रोजन उतना इसमें अच्छा रहेगा। अब अगर भेड़ का आप यूरिन यूज करेंगे तो नाइट्रोजन की दृष्टि से अधिक मूल्यवान होता है। इसके बाद आपका गाय का यूरिन आता है। एज ऑफ एनिमल, अब कम उम्र के पशुओं की अपेक्षा बूढ़े पशुओं के गोबर से तैयार खाद अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि ये पशु चारे दाने के सभी पोषक तत्वों का उपयोग नहीं कर पाते और उनके गोबर में अधिकांश तत्व बाहर निकल जाते हैं। अब पशुओं की जाति, काइंड ऑफ एनिमल्स, विभिन्न पशुओं द्वारा विसर्जित गोबर मूत्र की रचना अलग अलग होती है। जैसे जो पोल्ट्री है, कुक्कुट है कि विस्टा का खाद सर्वोत्तम है, पोल्ट्री मैन्योर का खाद सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बाद भेड़ के गोबर का नंबर आता है, अतः पशुओं के मलमूत्र के आधार पर खाद की रचना बदल जाती है। अब राशन ऑफ द एनिमल्स, यानी पशुओं का भोजन, उसको क्या खिला रहे हो। पशुओं के मलमूत्र की रचना उनके भोजन पर भी निर्भर करती है। पशुओं को जितना अधिक पौष्टिक चारा दाना खिलाएंगे उतना ही मूल्यवान उसका मलमूत्र उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। अब स्टेज ऑफ लैक्टेशन क्या है? दुग्धन की अवस्था। दूध देने वाले पशु जब दूध देना बंद कर देते हैं तो उनके द्वारा दिया गया गोबर अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान होता है। अब खाद बनाने के ढंग, मेथड ऑफ मैन्योर स्टोरेज। खाद बनाने के ढंग का उसकी किस्म पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये मेथड ऑफ मैन्योर प्रिपरेशन होगा या स्टोरेज नहीं होगा, ठीक है। खाद बनाने के ढंग का उसकी किस्म पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब वैज्ञानिक ढंग को अपनाकर खाद गड्ढों में बनाने पर उसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जबकि अगर खुले खेत में खाद बनाएंगे तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, पानी के थ्रू नष्ट हो जाएंगे, अमोनिया भी उसमें निकलेगी, वो नष्ट हो जाएगी। खाद के पोषक तत्व लीचिंग यानी उद्दीलन और किण्वन फर्मेंटेशन की क्रियाओं में नष्ट होता रहता है।
अतः खाद को पक्के गड्ढों में संग्रह करके बिछावन का अधिक प्रयोग करके इस प्रकार की हानियों से बचाया जा सकता है। सातवां है बिछावन, जो लिटर है। पशुओं के मूत्र को सोखने के लिए प्राय उनके नीचे पुआल है, धान या उनके चारे, जो उनका बचा हुआ चारा उसको बिछा देते हैं, घास पात चारा बिछा दिया जाता है, जो कि गोबर के खाद का एक अंग बन जाता है। विभिन्न प्रयुक्त बिछावन की रासायनिक रचना अलग अलग होने के कारण क्या है, खाद की रचना पर ही प्रभाव डालता है। बिचाली में गेहूं के भूसे का प्रयोग करने पर खाद अपेक्षाकृत अच्छा बनता है। ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गोबर की खाद का महत्व।